तो लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंसेप्ट समझाया था, जिसके अंदर फिर अपन ने सीखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, और अपन ने पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन सीखा था टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और फिर अपन ने उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सीखेंगे। अपन ने एक बेसिक चीज सीखी थी जिसके अंदर अपने को पता था कि इसमें होता क्या है कि ऊपर वाली वोल्टेज को नीचे वाली वोल्टेज से इक्वेट करते हैं, है ना? चलिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है पोटेंशियोमीटर का काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज टू फाइंड internal resistance of a cell। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना। नेक्स्ट यूज इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक, तो ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपना प्राइमरी सर्किट होता है। ये अपना प्राइमरी सर्किट है, इसके अंदर अपना पोटेंशियोमीटर वायर लगा हुआ है। ठीक, सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अपना वो सेल है जिसका मुझे ईएमएफ बताना है, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इस सेल के क्रॉस हम एक स्विच की हेल्प से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। ये कैपिटल आर, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहां से यहां कनेक्ट करते हैं, और यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनते जाना अभी। ठीक, पहले ये की ओपन है, जब तक इस की के अंदर मैंने डॉट नहीं ड्रॉ किया है, ये की ओपन है, दिस इज अ की। पहले ये की ओपन है, तो जब ये की ओपन होगी, व्हेन की इज ओपन, जब ये की ओपन होगी, तो आप कहोगे कि सर्किट के ना नीचे इस पार्ट में, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी। ये ब्रांच सर्किट का पार्ट ही नहीं है। जब की ओपन है, तो दिस ब्रांच इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट। जो सर्किट अपना रह गया वो वही रह गया जो पिछले सवाल में होता था, इसको भूल जाओ, नीचे वाली ब्रांच है ना। और आपको नल पॉइंट मिला कहीं कितनी लेंथ पे, कुछ मान लो L1 लेंथ पे, है ना। आपको L1 लेंथ पे कुछ नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट मिलने का मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी है, 0, है ना। तो अगर मैं कहूं कि ये की नीचे वाली की ओपन है, तो आप भूल जाओ कि ये सर्किट का पार्ट भी है नीचे वाला। तो सिर्फ ऊपर वाली चीज बैलेंस हो रही होती है, और सिर्फ ऊपर वाली चीज अगर बैलेंस हो रही होती है और ये नल पॉइंट दिया हुआ होता है, तो हम कहते हैं कि सिंपल यहाँ पे इसमें कोई करंट नहीं जा रही होती है। करंट तो यहाँ पे हमेशा ही 0 है। नल पॉइंट का मतलब यही होता है। तो आप कहोगे कि ये जो ईएमएफ है ये L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ, वही जो अपन ईएमएफ के कैलकुलेशन में किया करते थे। मैंने क्या कहा, अगर मैं इस की को ओपन रखता हूं तो इस ब्रांच में, इस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और यहाँ की जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के इक्वल होगी, वो इस वोल्टेज के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि ईएमएफ इज बैलेंस्ड बाय L1 लेंथ x into L1। EMF is balanced by L1 length, so EMF is equal to x into L1। पहले, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, यहां तक आपको पहले आता है। When key is closed, जब की को बंद कर दिया जाए, तो बेटा जब इस की को बंद कर देंगे ना, जब इस की को बंद कर देंगे, यहाँ पे डॉट बना दिया, तो इस ब्रांच में तो अभी भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि नल पॉइंट मिलने का मतलब यही है, आगे हमें कहीं मिलेगा नल पॉइंट। बट अब इस ब्रांच में यहाँ नीचे नीचे करंट फ्लो होगी, इस सबसे नीचे वाले सर्किट में
करंट फ्लो होगी। और अब जो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज मिलने वाली है ना, वो ईएमएफ नहीं बल्कि क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर। मान लो ये आई करंट इस सर्किट में फ्लो हो रही है, तो दूसरी बार जो हमें नीचे वोल्टेज मिलेगी वो ई नहीं मिलेगी बल्कि क्या मिलेगी, ई माइनस आई आर। क्या मिलेगी, ई माइनस आई आर। और ऑब्वियस सी बात है वो ई से कम है, तो दूसरी बार जो बैलेंसिंग लेंथ है ना वो कहीं पीछे आएगी। दिस इज L2 बैलेंसिंग लेंथ। व्हेन की इज ओपन, L1 is balancing length, L1 is balancing length जो EMF को बैलेंस कर रहा है। When key is closed, L2 is balancing length, L2 is balancing length। तो इस बार ऊपर की वोल्टेज X into L2 होगी और नीचे जो बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज होगी वो EMF ना होके क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज। सो E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। इस बार देखो जैसे मैंने की को क्लोज किया तो क्या होगा, नीचे वाली सर्किट में यहाँ पे करंट फ्लो होगी। क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो अब जो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई माइनस आई आर। और अब वो जिस लेंथ पे बैलेंस होगी वो होगी L2, है ना। और ऑब्वियस सी बात है ई माइनस आई आर ई से कम है, तो अगर ई माइनस आई आर ई से कम है तो इसका मतलब जो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो भी कम आएगी। तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू एक्स इंटू। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, तो ये सेटअप बना लिया, स्विच को या की को ओपन रखा और बैलेंसिंग लेंथ निकाली, वो थी L1। फिर की को क्लोज किया और फिर बैलेंसिंग लेंथ निकाली L2। इस कैपिटल आर का रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है ना। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। एक तो ना ये जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है इसको डिवाइड कर लीजिए, ये बन जाएगा E अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके स्मॉल आर निकालना है ना। तो इस एक्सप्रेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लिखने का टाइम एक हमारे ले लूंगा। आप कहोगे सर ये E अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, L1 अपॉन L2। आई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, आई की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन आर प्लस आर। तो इसको E रहने दो, E अपॉन ई माइनस आई की वैल्यू E अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ई कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन नीचे आर प्लस आर एलसीएम आएगा और ये बचेगा आर प्लस आर माइनस आर, ये कैंसिल हुआ इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये ऊपर चला गया तो ये आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 अपॉन L2। और यहाँ एक आर से आर कैंसिल हुआ तो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। So small r upon capital R is equal to L1 upon L2 minus 1. So small r is equal to L1 minus L2 upon L2 into capital R. कैलकुलेशन है सिंपल सी। यहाँ के बाद सिर्फ ये सोचना है, यहाँ के बाद तो क्या करना है, आई की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेना है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से L1 L2 R आप जानते हो। L1 क्या था, इट वाज द बैलेंसिंग लेंथ जब रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट का पार्ट नहीं था, मतलब वो सर्किट ओपन था नीचे वाला, या मैं कहूँ तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था। L2 क्या था, जब रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया गया है ना, या उस यहाँ पे अपने अननोन सेल के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। और R क्या था, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स। क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटली हमें ये भी पता होता है, ये भी पता होता है, ये भी पता होता है, तो सिर्फ क्या बचती है, आर की वैल्यू। अच्छा ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी, मैंने डायग्राम में भी ड्रॉ किया है कि L1 लेंथ ने E को बैलेंस किया है, L2 लेंथ ने E माइनस आई आर को बैलेंस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है L1 की वैल्यू हमेशा L2 से ज्यादा है। तो ये अपना आंसर है, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इस आंसर को याद रख सकते हैं, कई बार फायदा होता है ना। ऐसा समझो कि क्वेश्चन में ना हमेशा क्या दिया होता है, दो लेंथ दी होती है, एक लंबी एक छोटी।
लंबी वाली लेंथ कौन से टाइम पे होगी? जब नीचे का सर्किट ओपन होगा। छोटी वाली लेंथ कौन से टाइम पे होगी? जब नीचे का सर्किट क्लोज होगा। और कैपिटल आर क्या है? अपने रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। दिस इज द डेरिवेशन फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। जल्दी से नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब लोग। ये क्वेश्चन कीजिए। और आंसर जो भी है 1 2 3 4 चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ मतलब जो फॉर्मूला अपन डिराइव किया वो सीधा याद हो तो सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी सब लोग कीजिए, दोनों का आंसर आ गया है। वैल्यूज रखनी है बस, है ना। ऑब्वियस बात है, लंबी वाली लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है और ये R है ना। पूरी कहानी सिर्फ मैंने कहा ना, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन जो डिफिकल्टी होती है वो होती है क्वेश्चन की लेंथ। तो ये 52 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 5, तो कितना आ गया 12/40 इंटू 5, ये आ गया 1.5। आंसर इज 4। सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्ट। फिर आपको ये रिलेशन याद है कि आर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। सीधे वैल्यूज रखनी है ना। ठीक, 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जिसको जो लिखना है लिख लीजिए। 10 सेकेंड में जिसको जो लिखना है लिख लीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। ठीक है, आई होप सब लोग लिख चुके होंगे। तो रिलेशन याद रखना काम आता है ना। अपन बहुत सारे क्वेश्चन, वरना आपको यही रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। आपको अगर याद नहीं है तो आपको ये 2 स्टेप लिख के रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल डरना मत। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और सॉल्व करो। मैंने क्या रखा है ना, पूरी डिफिकल्टी क्वेश्चन की लेंथ में होती है। है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी इसी में है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंथी है। A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. Obvious सी बात। The main battery used and the potentiometer wire has an EMF of 2 volt and negligible internal resistance. The potentiometer wire has a length of 4 meter. यहाँ तक का क्वेश्चन किसी काम का नहीं था। फिर कहते हैं कि when a resistance capital R is connected across the given cell,
पर इस क्वेश्चंस को समझ रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या मिला मुझे कि व्हेन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द गिवन सेल, द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू दे रखी है कि R की वैल्यू क्या क्या है। तो पहले उसने कहा जब R इंफिनिटी है, R इंफिनिटी का मतलब बेटा ये वो केस है जब स्विच ओपन था। R इंफिनिटी मतलब वो स्विच ओपन था, और दूसरे में R की वैल्यू 9.5 मतलब जब वो स्विच क्लोज था। तो कहते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ 3 थी और 2.85 थी। ये दो बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है। ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू L1 है और ये वैल्यू L2 है। जब स्विच ओपन था तो लेंथ 3 मीटर, जब स्विच क्लोज था तो लेंथ 2.85। सीधा फॉर्मूले में रख दो, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R. So it is 3 minus 2.85 upon 2.85 into capital R. Capital R is 9.5. तो ये ऊपर बचा 0.15 इंटू ये बचा 9.5 अपॉन 2.85। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.5, है ना। तो क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्टी यही थी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन काफी लेंदी दिख रहा था, क्वेश्चन मुश्किल था नहीं, है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए। है ना, देखो ध्यान से, तीसरा यूज भी बहुत जगहों पे लिखा मिलता है, वो भी देख लो। मेनली यही दो पूछे जाते हैं, बट कई बार एक और पूछ लेंगे आपसे। टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर्स की वैल्यू को कंपेयर करें। वापस ये अपना प्राइमरी सर्किट, ये साथ में कुछ रियोस्टेट वगैरह जो भी लगा हुआ है, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर। रेजिस्टेंस तभी इफेक्टिव होता है जब उसमें से करंट जाती है। तो मान लो ये अपने दो रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में गई, ये कुछ R1 है, ये कुछ R2 है, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है जो इसको करंट दे रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, बिना सर्किट में करंट फ्लो हुए आप रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। सर्किट का एक एंड यहाँ लगा हुआ है। पहले काम करते हैं, इसमें मान लो आई करंट चल रही है ना, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ आती है L1। फिर ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से खोल के यहाँ लगाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक आती है L2, यहाँ से यहाँ तक थी L1। ये दो जगह पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके रीडिंग लेते हैं, पहले R1 के क्रॉस, फिर R1 प्लस R2 के क्रॉस, मतलब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, है ना। जो पहले रीडिंग आई, ध्यान से अगर देखिए, जो L1 की रीडिंग आई, L1 लेंथ ने, नीचे जो L1 लेंथ है, यहाँ जो ऊपर L1 लेंथ है, इसने इसके क्रॉस वोल्टेज को बैलेंस किया, है ना। और जो ये L2 लेंथ है, इसने इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज को बैलेंस किया। तो अपन उसी को लिख रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं अपन? तो अपन लिखेंगे x इंटू L1 इज इक्वल टू आई R1 और x इंटू L2 इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2। दोनों के क्रॉस वोल्टेज है, L2 लेंथ पे जो वोल्टेज है उसने किसको बैलेंस किया है? R1 प्लस R2 के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, तो आ जाएगा बेटा ये R1 अपॉन R2, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा L1 अपॉन L2 माइनस ए। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, इसके क्रॉस इसकी लेंथ क्या है? L2 माइनस L1। तो इसकी वोल्टेज को किसने बैलेंस किया है? L2 माइनस L1 लेंथ ने। और इसकी वोल्टेज को किसने बैलेंस किया है? L1 लेंथ ने। तो ऐसे करके अपन यहाँ भी निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे वहां पे E को बैलेंस किया करते थे, यहाँ पे IR को बैलेंस करते हैं। तो ऐसे करके अपन दो रजिस्टर भी कंपेयर करके बता सकते हैं। तो कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल ये देखना है क्वेश्चन जो भी हुआ कि रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और पोटेंशियोमीटर वो जितनी लेंथ पे बैलेंस कर रहा है वो दोनों इक्वल करने। ठीक, जल्दी नोट कीजिए।
जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। तो ये भी लिख लिया अपन ने। अब आगे चलते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन ही कर लो, फिर अपन पोटेंशियोमीटर फिनिश करेंगे। सब लोग एक एक क्वेश्चन करो। इसके ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने दे दिया। वापस क्वेश्चन पढ़ के डरना मत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन देख के डरना मत। मैंने कहा ना, इसकी पूरी डिफिकल्टी क्वेश्चन की लेंथ और उसकी लैंग्वेज में होती है। क्वेश्चन 2 लाइन का होता है। अपने आंसर को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। सौम्य आपका आंसर गलत है। अमित और विनय आपका आंसर सही है। स्नेहिल आपका आंसर भी सही है। नंदिनी सही है, रवि सही है। गुड। चलो देखो, है ना, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको अपन एक्स लिखते थे, के वोल्ट पर सेंटीमीटर है। और ये जो आमीटर है ना सर्किट में नीचे, इस आमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है। मतलब इस सर्किट में जो नीचे करंट फ्लो हो रही है दैट इज 1 एम्पियर। तो ये बड़ी अच्छी बात पता चल गई। हाँ सौम्य, आप सही है। तो इस सर्किट में जो करंट नीचे फ्लो होगी, हमें उसकी वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 1 एम्पियर। फिर कहा है कि जब हम अपनी बैलेंसिंग पॉइंट, जब की को 1 और 2 के बीच लगाते हैं, तो बेटा अगर की 1 और 2 को कनेक्ट कर दी जाए, तो जो हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है या जो हमें नल पॉइंट मिल रहा है, वो इसके क्रॉस वोल्टेज से मिल रहा है। और इसके क्रॉस वोल्टेज को लिखेंगे I इंटू आर। और ऊपर वो कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ? L1 लेंथ पे। तो K वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो K इंटू L1। I की वैल्यू है 1 दे रखा है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? K L1। और जब मैं 1 और 3 को कनेक्ट करूंगा, तो मैं किसको कनेक्ट करूंगा? 1 और 3 को, यहां से। तो जो वोल्टेज मिलेगी वो मुझे इन दोनों सिस्टम के क्रॉस मिलेगी। तो आप लिखोगे I इंटू दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R प्लस एक्स इज इक्वल टू K इंटू L2। I वापस 1 है, तो R प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? K इंटू L2। R पता है, R प्लस एक्स पता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? K L2 माइनस। तो यहाँ से अपने को R और x दोनों पता चल जाएंगे। ये रहा आंसर, K L1 और K L2 माइनस। तो ये अपने पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। इन्हीं मोस्टली इन्हीं वैरायटीज के क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में घूम फिर के आते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना, और क्वेश्चन की लेंथ को देख के डरना नहीं। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलें। ठीक है, तो ये अपना इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट भी फिनिश हुआ और एक तरीके से अपना ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एक जगह मैंने एक दो चीजें एक्स्ट्रा कई बार एग्जाम में आती हैं, तो वो मैं बस बता रहा हूँ। वो मैंने वहां कैलकुलेट नहीं करवाया था, कैलकुलेट यहाँ भी नहीं करवाऊंगा। आंसर ध्यान रख लेना। यह है रेजिस्टेंस ऑफ सम वायर्स या सम कंडक्टर्स ऑफ गिवन ज्योमेट्री। कई बार ये एक दो ज्योमेट्री हैं जिसके लिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस पूछा जाता है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। याद रखना बहुत ही आसान है। कई बार ना ऐसा कह देते हैं कि एक फ्रस्टम शेप का कंडक्टर है ना,
इसे इंटीग्रेट करके डिराइव कर सकते हैं, बट कोई ज्यादा मतलब नहीं उस डेरिवेशन का। कि मान लो मैं कह दूं एक फ्रस्टम शेप का कंडक्टर है, यहाँ की रेडियस मान लो कैपिटल ए है, यहाँ की रेडियस सॉरी स्मॉल ए है, यहाँ की रेडियस स्मॉल बी है, और इस कंडक्टर की लेंथ एल है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो आपसे पूछा जाए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे करेंगे? तो यहाँ से रेजिस्टेंस पे एलिमेंट मानेंगे, उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, लंबी कहानी है। ये आंसर याद रखना सिंपल है। आंसर कैसे याद रख सकते हैं? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो में तो कोई दिक्कत नहीं है, एल में भी कोई दिक्कत नहीं है, ए। अच्छा, रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ निकाल रहे हैं? इसके और इसके क्रॉस। पूरी कहानी ए में है। एरिया हम इसका लिखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। बट यहाँ पे आर तो वेरिएबल है भाई, कहीं पे आर ए है, कहीं पे आर बी है, और आर एक फंक्शन के फॉर्म में। तो इसका रिजल्ट सिंपली सॉल्व होकर आप देखोगे ना, आ जाता है पाई ए इंटू बी। तो एक बार स्मॉलर आर और एक बार लार्जर आर। ये याद रखने की ट्रिक है, ऐसा कोई मतलब इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। याद रखने की ट्रिक है कि रो एल बाय ए होता है, एरिया जिसको आप पाई आर स्क्वायर लिखते थे उसको आप पाई ए इंटू बी लिख सकते हो। सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंडक्टर इस शेप का है ना, मतलब स्फेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है ना। दो सरफेस है, उसके बीच में कंडक्टर है, ये इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है ना। और आपको इनर रेडियस दे रखी है R1 और आउटर रेडियस दे रखी है R2, और रो आपको पता है। तो आपसे पूछते हैं कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस बताइए, है ना। तो वापस वही फॉर्मूला होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते थे, है ना। अब देखो, लाना तो हमें इसे भी इंटीग्रेट करके पड़ेगा कि हम आर डिस्टेंस पे जाएंगे, एक डी आर थिकनेस का मानेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे और सब सीरीज में है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। बट याद रखना आसान है, कैसे? रो एल, भाई करंट ना ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है, इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच। तो जो लेंथ होती है वो करंट के लॉन्ग होती है, तो मैं लेंथ को यहाँ से लिख सकता हूँ R2 माइनस R1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेंथ इज इक्वल टू रो R2 माइनस R1 अपॉन एरिया। अब बेटा जो एरिया लिखते हैं वो करंट के परपेंडिकुलर लिखते हैं, तो एरिया मुझे कायदे से लिखना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। फिर वही दिक्कत है, एक जगह R1 है एक जगह R2 है, तो इसको उसका भी रिजल्ट आप देखोगे ना, ये आता है 4 पाई R1 इंटू R2। दिस इज द रेजिस्टेंस। ये कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई रूल नहीं है, बट इन पार्टिकुलर शेप्स का रेजिस्टेंस यही आता है। आप ध्यान रख सकते हो, कभी एग्जाम में आया तो आप लिख देना। दूसरा वाला खासकर यहाँ तो बहुत काम नहीं आता है, हीट ट्रांसफर के चैप्टर में सेम ज्योमेट्री बनती है, वहां इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। लिख लीजिए, इसी के साथ अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म होता है। जल्दी नोट कीजिए। अब अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।